हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 11th चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं, पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र किस प्रकार के होते हैं, उसका हमने डिटेल में अध्ययन किया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे 12th चैप्टर की तरफ, जिसका कि नाम क्या है, बाजार के अन्य स्वरूप। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा भी तो बाजार पाए जाते हैं, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी 3 प्रकार के बाजार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमने बात की थी ना, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इसके बाद अल्पाधिकार और इसके बाद द्वयाधिकार। तो इस चैप्टर में हम एकाधिकार के बारे में, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में और अल्पाधिकार के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि इन बाजारों में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र किस प्रकार के होते हैं और साथ में इनकी विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे। तो शुरू करें हम हमारा 12th चैप्टर बाजार के अन्य स्वरूप, और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ते हैं एकाधिकार के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एकाधिकार क्या होता है। बच्चों, एकाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोनोपोली। तो मोनोपोली का अर्थ ही क्या होता है कि जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार हो, अर्थात केवल एक ही विक्रेता, एक ही उत्पादक या एक ही फर्म होती है और वो जिस वस्तु का उत्पादन करती है उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु कोई नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। इसका अर्थ ये है कि यदि क्रेता को कोई वस्तु खरीदनी है तो उसे उसी विक्रेता के पास खरीदनी होगी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। क्योंकि विक्रेता क्या है, अकेला उत्पादक करता है, तो वो जो वस्तु उत्पादित करेगा उसको यदि वो बेचता है तो क्रेता को वही वस्तु खरीदनी होगी। समझ में आ गया। तो यही एकाधिकार का अर्थ होता है। एकाधिकार मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है तथा ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है वह जिसके निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध ही नहीं होती। प्रतिस्थापन वस्तु हमने पढ़ी ली थी। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, जिसके एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्रयोग में ली जा सके। समझ में आया। जैसे चाय और कॉफ़ी, हमने काफ़ी उदाहरण इसके देखे थे। तो प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध ही नहीं है तो क्या होगा, क्रेता को वही वस्तु खरीदनी होगी ना। तो इसमें एक ही विक्रेता होता है और वही उस वस्तु का उत्पादन करता है। समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि एकाधिकार की विशेषताएं क्या होती हैं। हमने अभी 2-3 विशेषताएं तो देख ही ली कि इसमें एक फर्म, एक विक्रेता या एक उत्पादक होता है और वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके निकटतम कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। तो आइए देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं और होती हैं। एक विक्रेता, एक उत्पादक और एक पूर्तिकर्ता, ये तो हमने बात कर ही ली थी। दूसरी विशेषता, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती। तीसरी विशेषता इसकी है कि मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है। बच्चों, मांग की प्रतिलोच क्या होती है, जब दो वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं और जितनी अधिक स्थानापन्न होती है तो मांग की प्रतिलोच उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो मांग की प्रतिलोच कम होगी ही ना, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थानापन्न वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती। समझ में आया। तो यहाँ पर मांग की प्रतिलोच कैसी होती है, बहुत कम होती है। यही हमारी तीसरी विशेषता है। ठीक है। अब हमने यहाँ बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि एक विक्रेता होता है, एक उत्पादक होता है, या हम कह सकते हैं एक फर्म होता है। अर्थात उत्पादन करने वाला केवल एक ही होता है, तो वही तो फर्म हो गया और वही उद्योग हो गया। जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में क्या पढ़ा था कि उद्योगों में तो क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और फिर उस कीमत को फर्मों द्वारा क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। यही पढ़ा था ना। तो अर्थात उद्योग अलग हो गए और फर्म अलग हो गई, तो फर्मों का जो समूह है वो क्या हो गया, उद्योग हो गया। लेकिन यहाँ एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, तो कोई फर्म नहीं हुई, कोई उद्योग नहीं हुआ। अर्थात वही विक्रेता फर्म भी होती है और उद्योग भी होती है। कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ फर्म में और उद्योग में। आया बच्चों समझ में। तो ये इसकी चौथी विशेषता है कि फर्म स्वयं उद्योग होती है। यहाँ पर उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता। आगे बच्चों समझ में। ये इसकी 4 विशेषताएं। अब इसकी 5वीं विशेषताएं देखें तो मांग वक्र नीचे दाएं झुका हुआ होता है, जो बताता है कि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर बेच सकता है।
तो बच्चों, जब हमने एकाधिकार में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र पढ़े थे, तब भी हमने ये पढ़ा था कि एकाधिकार में क्या होता है, जो मांग वक्र अर्थात औसत आगम वक्र होता है वो नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, बेलोचदार होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यदि आपने अपना 9th चैप्टर आगम की अवधारणा अच्छे से पढ़ा हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र एकाधिकार में दोनों नीचे गिरते हुए होते हैं, बेलोचदार होते हैं, अर्थात सीधी लाइन होती है एकदम। यही हमने बताया था ना, लगभग गिरती हुई लाइन होती है जो कि बेलोचदार की स्थिति को बताती है। तो एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है, नीचे गिरते हुए होता है, जो कि यह बताता है कि यदि किसको, एकाधिकारी को अर्थात विक्रेता को यदि अधिक मात्रा बेचनी है तो उसे कम कीमत रखनी होगी, और यदि वो अधिक कीमत रखता है तो वह वस्तु की कम मात्रा को बेच पाएगा। समझ में आया? यही बात यहाँ पर लिखी है कि वस्तु की अधिक मात्रा वो कम कीमत पर बेच सकता है। हमने इसी तरह से पढ़ा था ना, AR वक्र और MR वक्र, AR और MR, यही हमने पढ़ा था। एकाधिकार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र कैसे होते हैं, तो इस तरीके से ही हमने जाना था। अगली विशेषता है कि एकाधिकारी कीमत व पूर्ति मात्रा दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकता है। हमने ये भी बात की थी, आपको याद हो तो, कि उसमें क्या होता है, एकाधिकारी एक ही चीज़ निर्धारित कर सकता है। एक चीज़ यदि निर्धारित कर लेता है तो दूसरी चीज़ स्वतः ही निर्धारित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये AR वक्र है, यदि एकाधिकारी ने कीमत निर्धारित कर दी तो उसकी जो मात्रा है वो अपने आप निर्धारित हो जाएगी। यदि उसने अधिक कीमत करी है तो उसकी मात्रा कैसे हो गई, कम, और यदि वो चाहता है अधिक मात्रा बेचना तो उसने अधिक मात्रा निर्धारित की तो कीमत स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं P1, ये P, ये Q, ठीक है, और ये हो गया हमारा Q1। कहने का तात्पर्य है कि एकाधिकारी कीमत और मात्रा दोनों में से किसी एक ही चीज़ को निर्धारित कर सकता है। यदि वो कीमत को निर्धारित कर देता है तो मात्रा स्वतः निर्धारित हो जाती है, और यदि वो मात्रा निर्धारित कर लेता है तो कीमत स्वतः निर्धारित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एकाधिकारी अपनी कीमत को अधिक रखना चाहता है तो मात्रा अपने आप कम बिकेगी, क्योंकि अधिक कीमत पर लोग क्या करेंगे, कम मात्रा ही खरीदेंगे ना। और यदि एकाधिकारी अपनी कीमत को कम कर देता है तो मात्रा स्वतः ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आगे बच्चों समझ में? यही यहाँ पर लिखा है, यदि एकाधिकारी कीमत निर्धारित करता है तो उत्पादन का स्तर उपभोक्ताओं की मांग द्वारा निर्धारित हो जाता है। समझ में आया? मतलब वो उपभोक्ता जो मांग करेंगे वही तो उत्पादन का स्तर होगा, मात्रा जो होगी वही तो क्या होगी, उत्पादन होगी। समझ में आ गया? अगली विशेषताएं देखिए। अगली विशेषता है कि एकाधिकार का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। एकाधिकारी एक ही विक्रेता होता है, एक ही फर्म होती है, एक ही उत्पादक होता है, तो उसका उद्देश्य, यहाँ पर हमने हमेशा अधिकतर बात की है कि उत्पादककर्ता का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। तो एकाधिकारी का उद्देश्य भी क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। चाहे तो वो अधिक कीमत रखकर कम मात्रा बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है, चाहे वो कम कीमत रखकर अधिक मात्रा बेचकर, चाहे वो वह अधिक कीमत रखकर कम मात्रा बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है, और चाहे तो वह कम कीमत रखकर अधिक मात्रा बेचकर लाभ कमा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली उसका उद्देश्य ही क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है बच्चों, अब इसकी अगली विशेषता देखें तो क्या होता है, एकाधिकार में जो नई फर्में हैं उनके प्रवेश में बहुत सारी रुकावटें या बाधाएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं होंगी तभी तो एकाधिकारी बन पाएगा। यदि कोई भी फर्म आके प्रवेश कर सकती है या कोई भी फर्म आ सकती है तो फिर वो एकाधिकारी नहीं कहलाएगा। यदि एक और फर्म आ गई तो द्वयाधिकार कहला जाएगा, और यदि और कुछ फर्में आ गई तो वो अल्पाधिकार बन जाएगा, और यदि और भी ज़्यादा फर्म आ गई तो वो क्या बन जाएगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पे बड़ी रुकावटें, बड़ी बाधाएं होती हैं, इसीलिए एकाधिकारी क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, अर्थात वह एकाधिकारी कहला पाता है। समझ में आया कि उद्योग में प्रवेश के लिए बहुत सारी रुकावटें या अवरोध होती हैं। अब ये अवरोध भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हाँ अवरोध है, एकाधिकारी ने अपना एकाधिकार बना लिया और बस अवरोध लगा दिया, कोई ऐसे कोई बाड़ाबंदी कर ली और कोई इसमें नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अवरोध होते हैं और वो अवरोध कई प्रकार के होते हैं, जिससे आप समझ पाओगे क्यों एकाधिकारी, अब आपके दिमाग में तो ये आ ही रहा होगा कि एकाधिकारी ऐसा क्यों होता है, उसको इतने सारा लाभ मिल रहा है तो दो बाकी जो फर्में हैं उनको ये लगता होगा यार हम भी लाभ कमाएं, तो बहुत सारी फर्में प्रवेश कर सकती हैं, और ऐसी कैसी रुकावटें आ जाती हैं कि कोई फर्में आ ही नहीं पाती हैं।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो रुकावटें कौन कौन सी हैं? तो वो रुकावटें भी यहाँ पर 3 प्रकार की रुकावटें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अवरोध कैसे होते हैं, कृत्रिम, संस्थागत और आर्थिक अथवा वित्तीय हो सकते हैं। तो ये अवरोध कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, संस्थागत, आर्थिक और वित्तीय। अर्थात एकाधिकारी एकाधिकार है, अर्थात एक ही विक्रेता है, उसका रीज़न ही क्या है कि यहाँ पर फर्मों के प्रवेश में क्या होती है, रुकावटें होती हैं। और ये रुकावटें या ये अवरोध भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो है संस्थागत, एक है आर्थिक और एक है वित्तीय। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसी वजह से क्या होता है, एकाधिकारी में क्या होता है, वो एकाधिकारी हो पाता है और कोई इसमें विक्रेता या फर्म प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं पहली जो है वो है संस्थागत अवरोध। ठीक है, संस्थागत अवरोध क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी भी संस्था को क्या दिए जाते हैं, पेटेंट या लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो संस्था उस अवधि तक उत्पादन कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को भी एक अपना मार्क मिला हुआ होता है, उसी मार्क से वही वस्तु उत्पादित कर सकता है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि उसे सरकार की तरफ से क्या मिला हुआ होता है, पेटेंट या लाइसेंस। यदि कोई और यदि कर लेता है, उस नाम को यूज़ कर लेता है, क्योंकि क्या कर लेते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे किसी ने ये पेन उत्पादित किया, उसने अपना क्या लिया, सरकार से पेटेंट ले लिया या लाइसेंस ले लिया, तो इसके बाद वही उस वस्तु को उत्पादित कर सकता है। यदि कोई सरकार की अनुमति के बिना इसको उत्पादित कर लेता है तो उसके खिलाफ क्या हो जाती है, कोर्ट की कार्यवाही भी हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि वह इलीगल हो जाती है चीज़। तो पेटेंट और लाइसेंस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक अवरोध हो गया। आगे बच्चों समझ में, जैसे कि हमें देखें कि सरकार क्या करती है, डिग्रीज देती है। जैसे यदि मैं चाहूँ कि मैं भी किसी व्यक्ति का इलाज कर लूँ, तो मैं इलाज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास MBBS की डिग्री नहीं है। और यदि कोई एक व्यक्ति चाहे कि वो जाके क्या करे, किसी को पढ़ा ले या फिर कोई अपने इंस्टीट्यूशन खोल ले या किसी टीचिंग जॉब में लग जाए, तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा B.Ed की डिग्री दी जाती है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा डिग्री भी निर्धारित की जाती है। वो डिग्री भी एज अ लाइसेंस या फिर हम कह सकते हैं एज अ पेटेंट हो गया। समझ में आ गया कि अर्थात जिसको ये पेटेंट या लाइसेंस मिलता है वही उत्पादन कर सकता है और कोई उत्पादन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तो और फर्में यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती। समझ में आ गया? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि संस्थागत अवरोध जैसे सरकार द्वारा फर्मों को पेटेंट या लाइसेंस दे दिए जाते हैं, जो कि उस अवधि में उत्पादन के लिए होता है। इसी प्रकार सरकारी द्वारा भी डिग्री अथवा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर की डिग्री MBBS होती है, टीचर की डिग्री कौन सी होती है, B.Ed होती है, कानून की डिग्री, लॉ की डिग्री होती है ना, LLB, LLM, तो वही सारी क्या होती है, संस्थागत अवरोध कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगला यदि हम देखें तो अगला है वित्तीय अवरोध। बच्चों, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसको उत्पादित करने में बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है। समझ में आया? और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इतनी सारी पूंजी वो लगा सके, क्योंकि इतनी सारी पूंजी के लिए आपको पता है कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना खुद का कैपिटल भी होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखते हो कि कुछ उद्योग धंधे सरकार के हाथ में ही होते हैं। सरकार कोई की हिम्मत ही नहीं होती कि, अर्थात किसी के पास पूंजी ही नहीं होती कि वो इस तरह के उद्योग धंधे चला पाए। जैसे कि हम बात करें रेल की, तो रेल आपने देखा होगा कि केवल सरकार के द्वारा चलती, क्योंकि रेल में कितना सारा खर्चा आता होगा आप इमेजिन कर पाते होंगे। बसेस वगैरह तो आप देख रहे हो आजकल बहुत सारी प्राइवेट बस चलती हैं, लेकिन जो रेल है वो सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। नहीं चलाई जाती। जो बिजली है वो भी अधिकतर सरकार के द्वारा ही दी जाती है। अभी तो खैर बहुत सारे लोग आ गए हैं इसमें आगे, लेकिन जो अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योग धंधे हैं उसमें अधिकतर एकाधिकार ही पाया जाता है। जिनके पास बहुत अधिक पूंजी होती है वो ही इसमें आ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह है कि उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, फर्में वित्त का प्रबंध करने में क्या हो पाती हैं, असमर्थ हो पाती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, वित्तीय अवरोध। अब हम यदि तीसरा अवरोध देखें तो तीसरा अवरोध कौन सा है, आर्थिक अवरोध। आर्थिक अवरोध क्या होता है कि जितना बड़ा उद्योग होगा उतने पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। आया बच्चों समझ में? हमने पढ़ा भी था कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो जितने बड़े उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर क्या होगी, औसत लागत घटती हुई चली जाएगी। मतलब जितना बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चलेंगे तो वहाँ पर उनको लागतें कम वहन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो उद्योग धंधे सर्वाइव कर पाते हैं। और यदि उसी वस्तु को छोटे उद्योग धंधे लगाएं तो उनको इतना लाभ नहीं हो पाएगा।
समझ में आ गया कि आर्थिक अवरोध क्या होता है? बढ़ते पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होने पर फर्म की औसत लागत क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। इसीलिए जो सार्वजनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं होती हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बिजली का उदाहरण नहीं दिया था, रेल का उदाहरण दिया था। तो ये सार्वजनिक उपयोग वाली चीज़ें होती है, इसीलिए सरकार इनको अपने हाथ में लेती है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं और इसमें लागतें बहुत कम वहन करनी होती हैं। ठीक है बच्चों, कि सरकार जो सार्वजनिक उपयोग वाली वस्तुएं हैं जैसे पानी, बिजली व टेलीफोन आदि में अधिकतर एकाधिकार देखने को मिलता है। आगे समझ में, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अवरोध आपको याद रखने होंगे। इन 3 प्रकार के अवरोधों की वजह से ही एकाधिकार पाया जाता है: संस्थागत अवरोध, आर्थिक अवरोध और वित्तीय अवरोध। ठीक है बच्चों, अब यदि हम अगला देखें विशेषता, तो ये है एकाधिकारी अपनी लाभ में वृद्धि करने के लिए कीमत विभेद भी करता है। जो इसकी नवी विशेषता है वो है कीमत विभेद, कि एकाधिकारी क्या करता है, हमने पढ़ा था अपने लाभ में क्या करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो अपने लाभ में वृद्धि के लिए वो क्या करता है, कीमत विभेद भी करता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि कीमत विभेद होता क्या है। तो बच्चों, कीमत विभेद क्या होता है कि एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलना। अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे संभव है? तो बच्चों, ये इसीलिए संभव है क्योंकि एकाधिकारी एक अकेला विक्रेता होता है, उपभोक्ताओं के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो उन्हें उसी तरफ जाना होता है। तो एकाधिकारी इसका क्या उठाता है, फायदा उठाता है। वो एक ही वस्तु की अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत वसूल करता है। जैसे कि यदि हम सरकार की ही बात कर लें, तो सरकार बिजली देती है सबको, देती है नहीं देती है? तो बिजली की कीमतें वो घरेलू क्षेत्रों के लिए अलग होती है, कृषि क्षेत्र के लिए अलग होती है, और व्यवसाय क्षेत्र के लिए जो बिजली की दरें हैं उसकी जो यदि हम कीमत देखें तो वो क्या होती है, अलग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया कीमत विभेद। बिजली तो वही बिजली है, लेकिन उसकी अलग अलग सेक्टर में सप्लाई हो रही है, तो उसके लिए सरकार अलग अलग कीमत वसूल करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कीमत विभेद, अर्थात एक ही तरह की वस्तु की अलग अलग तरह की कीमत वसूल करना। तो ये किसकी विशेषता होती है, एकाधिकार की। आपको याद रहेगी ना कि एकाधिकार की विशेषता, मेन विशेषता कौन सी होती है, कीमत विभेद। ठीक है, एक ही तरह की वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करना। आगे बच्चों समझ में कि कीमत विभेद एक ही प्रकार की समरूप वस्तुओं को अलग अलग कीमत पर बेचना, उदाहरण जैसे कि बिजली, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से ये 9 हमने एकाधिकार की विशेषताएं पढ़ी। समझ में आगे आपको अच्छे से एकाधिकार क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो हमने क्या जाना, एकाधिकार अर्थात जहाँ पर एक ही विक्रेता, एक ही फर्म या एक ही उत्पादक होता है जो कि जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं उसके निकटतम कोई प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। फिर हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, जिसमें हमने जाना कि एक ही फर्म होती है, एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक होता है, वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है उसके निकटतम कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। यहाँ उद्योग और फर्म दोनों एक ही होते हैं। एकाधिकारी या तो कीमत या मात्रा, दोनों में से कोई एक चीज़ निर्धारित कर सकता है। यदि वो अधिक कीमत निर्धारित करता है तो मात्रा स्वतः कम हो जाती है, यदि वो अधिक मात्रा निर्धारित करता है तो कीमतें स्वतः कम हो जाती हैं। ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा कि एकाधिकारी का क्या होता है, फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पर बिल्कुल रोक होती है, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी बाधाएं पाई जाती हैं। एकाधिकारी हमेशा क्या करना चाहता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और एकाधिकार में ही कीमत विभेद पाया जाता है। ये सारी विशेषताएं हमने पढ़ी, आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, ये सारी जो विशेषताएं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि एकाधिकारी किसे कहते हैं, और एकाधिकारी की विशेषताएं लिखिए, कोई 2 विशेषताएं लिखिए, कोई 3 विशेषताएं लिखिए, या फिर डिटेल के क्वेश्चन में आपसे सारी विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा वीडियो होता है एंड। अब हम अगले वीडियो में क्या जानेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एकाधिकार के स्रोत, अर्थात एकाधिकार उत्पन्न ही क्यों होता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि एकाधिकार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र कैसे होते हैं। आप कहेंगे हमने ये तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने आगम वक्रों में जान लिया था कि औसत आगम वक्र नीचे गिरता हुआ होता है, सीमांत आगम वक्र भी नीचे गिरता हुआ होता है, लेकिन ये किस तरीके से मांग की लोच को दर्शाते हैं ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।